बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे प्राचीन इतिहास बीए 6 सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए लगभग 150 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के बारे में। लिखा केवल यहाँ पर 100 है, लेकिन 150 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, उनको मैं तीव्र गति से समझाने का प्रयास करूँगा। आपको बता दूँ कि अगर आप बीए के 6 सेमेस्टर में हैं और आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, आप दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, आप कानपुर विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं, आप महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में पढ़ रहे हैं, एमजी पेआरयू में पढ़ रहे हैं, या आप किसी भी विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हैं जिसकी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती है, तो उन सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और लिखित वालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा लेक्चर, चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी आप जानेंगे। यानी कि एक महासंग्राम रिवीजन क्लास के रूप में भी आप इसको ले सकते हैं, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर मैं चर्चा करूंगा और इन्हीं के बीच से आपकी परीक्षा में प्रश्न आएंगे 100%। ये बात आप ध्यान रखेंगे। 2024 और 25 की परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण लेक्चर है ये। बीए 6 सेमेस्टर का जो आपका पेपर होता है दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में AAC 304, उसके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और बाकी विश्वविद्यालयों में आपको बता दूं यही सिलेबस है, सभी का सिलेबस एक ही है। तो पेपर नंबर 1 में आपको क्या पढ़ना होता है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर इन एंशिएंट इंडिया। तो उन दोनों के लिए मतलब आर्ट एंड आर्किटेक्चर यानी कि जो एक प्रकार से भारत में कला और वास्तुकला के बारे में आप जानते होंगे, ठीक है, प्राचीन भारत में कला और वास्तुकला यही आपको पढ़ना है। तो इससे बनने वाले ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न आपको एक ही स्थान पर एक ही वीडियो में मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो मैंने वही करने का प्रयास किया है, ठीक है। अब आइए जानने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न हैं। थोड़ा सा गति हमारी तीव्र ही रहेगी क्योंकि समय बहुत कम है आपके पास, ठीक है। क्योंकि परीक्षा आपकी कल लगी हुई है, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय की परीक्षा, फिर इसके बाद में आप देखते हैं कानपुर विश्वविद्यालय की भी लगी हुई परीक्षा इसकी। चले, पहला प्रश्न है, अशोक ने नेपाल में कौन सा नगर बसाया था। तो अशोक ने नेपाल में ललित पतन नाम का नगर बसाया था। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र कहाँ से लिया गया है। तो अशोक चक्र जो लिया गया है वो सारनाथ के स्तंभ से लिया गया है। सारनाथ के जो स्तंभ हैं ये आपके वाराणसी जिले में हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश के। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं। तो अशोक चक्र में कितनी तीलियां हैं भैया, अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किसके किसके बीच में लड़ा गया था। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इससे पहले किसी पुस्तक में उल्लेख जल्दी नहीं मिलता है इस प्रश्न का। सम्राट अशोक और राजा अनंतनाथन, इनका नाम नहीं मिलता अनंतनाथन का। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी पुस्तकों में बहुत सारे इतिहास के बड़े बड़े टीचर जो है इसका नाम नहीं जानते हैं। तो सम्राट अशोक और राजा अनंतनाथन के बीच में कलिंग युद्ध लड़ा गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने कौन सा धर्म ग्रहण किया था। तो उसने बौद्ध धर्म ग्रहण किया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने भेरी घोष त्याग करके क्या अपनाया था। तो भेरी घोष को त्याग करके ये धम्म घोष को अपना लेते हैं अशोक। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म अपनाने से पहले सम्राट अशोक किस भगवान की पूजा करते थे। तो बौद्ध धर्म अपनाने से पहले सम्राट अशोक जो थे भगवान शंकर की पूजा किया करते थे। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अशोक को बौद्ध धर्म में किसने दीक्षित किया था। तो अशोक को बौद्ध धर्म में जो दीक्षित करवाया था वो उपगुप्त ने करवाया था, यानी इनके गुरु थे उपगुप्त अशोक के। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं। तो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। ब्राह्मी लिपि से ही विकास हुआ है देवनागरी वगैरह लिपि का, मतलब देवनागरी लिपि का, ठीक है। देवनागरी जो हिंदी में हम लोग लिखते हैं वो देवनागरी लिपि होती है। जैसे जो जिस जिस लिपि में आपके समक्ष दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैंने लिखा ये राम देवनागरी लिपि में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप तथा सारनाथ का स्तंभ जो है ये इसका निर्माण किसने करवाया था। तो सांची का स्तूप, भरहुत का स्तूप और सारनाथ के स्तंभ का निर्माण सम्राट अशोक ने स्वयं करवाया था। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सांची स्तंभ कहाँ पर स्थित है भैया। तो सांची का स्तंभ जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये स्थित है कहाँ पर, सांची स्तंभ की बात हो रहा है, सांची स्तूप की बात नहीं हो रहा है। सांची का स्तूप किसने बनवाया था, तो अशोक ने बनवाया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ होता है, ओके। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग ने कर दी थी और शुंग वंश की स्थापना कर देता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अशोक की अगर बात की जाए तो सांची, मतलब यहाँ प्रश्न क्या पूछा गया कि सांची स्तंभ कहाँ कहाँ स्थित है। तो सांची स्तंभ जो स्थित है ये सारनाथ के जो स्तूप हैं, सारनाथ में जो स्तंभ है, सारनाथ में ही सांची स्तंभ स्थित है, ठीक है। सारनाथ उत्तर प्रदेश, ठीक है।
लेकिन अगर आपसे यहीं पर पूछता है कि सांची का स्तूप कहाँ स्थित है, तो सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है, रायसेन जिले में। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में सांची का स्तूप स्थित है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। स्तूप और उसमें स्तंभ में अंतर होता है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। भरहुत का स्तूप कहाँ है पर भैया, भरहुत का स्तूप कहाँ पर स्थित है, तो भरहुत का स्तूप स्थित है सतना जिले में। सतना जिला पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के सतना जिले में एक रोड है अमरपाटन नाम की रोड, अमरपाटन रोड के जो है बगल में स्थित है भरहुत स्तूप, ये बात आप ध्यान रखेंगे। सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ में कितने सिंह हैं, तो सारनाथ स्थित अशोक के स्तंभ में कितने चिन्ह हैं, मतलब कितने सिंह हैं, यानी कितने बाघ हैं, 4 बाघ है जो एक मतलब कि एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। प्रश्न है, योगासन किस शैली का प्रमुख विषय रहा, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। योगासन जो है ये किस शैली का प्रमुख विषय रहा है, बीकानेर शैली का, या फिर जोधपुरी शैली का, या अलवर शैली का, या नागौर शैली का। तो अलवर शैली का एक प्रकार से विषय रहा है योगासन, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। फालोद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई करना कहलाता है, तो फौलाद की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की जड़ाई करना इसको बोलते हैं कोफ्टगिरी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बाड़मेरी प्रिंट का अन्य नाम है, बाड़मेरी प्रिंट का अन्य नाम क्या है, अजरक नाम है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे। अच्छा, जो है छपे कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है, जो है बाड़मेरी प्रिंट जो है ये छपे हुए कपड़ों के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कोटा की शान कोटा डोरिया उद्योग हेतु सर्वप्रथम मैसूर से मसूरिया बनाने वाले प्रवीण कारीगरों को बसाया था, तो किसने बसाया था, कोटा शासक महाराव छत्रसाल ने, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, कानी सौल हस्तकला किस्म भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की है, तो कानी सौल हस्तकला या कानी शैल हस्तकला किस्म जो है वो जम्मू और कश्मीर से रिलेटेड है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हस्तकला का चिकनकारी रूप मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है, हस्तकला का चिकनकारी रूप मुख्य रूप से कहाँ प्रचलित है, तो लखनऊ में प्रचलित है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सांची के रूप में किस देवी की पूजा की जाती है, तो सॉरी सांझी के रूप में, सांझी के रूप में पूजा करी जाती किसकी, माता पार्वती की, ठीक है, जो गौरा रूप में है, गौरा और दुर्गा का मिश्रित रूप होती हैं जो है, उन्हीं को सांझी देवी के रूप में जाना जाता है, गौरी माता और दुर्गा जी का मिश्रित रूप, ठीक है, ये ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्न में से जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग कौन सा है, तो जयपुर का परंपरागत हस्त उद्योग है ब्लू पाटरी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। नवदा के लिए प्रसिद्ध कौन सा स्थान है, नवदा, नवदा के लिए टोंक का स्थान प्रसिद्ध है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना की थी, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। मेगास्थनीज ने किस पुस्तक की रचना करी थी भैया, तो आप सभी को पता होगा मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है, मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी भैया, इंडिका नाम की पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी है। कल्हड़ ने राजतरंगड़ी लिखी है। अर्थशास्त्र किसने लिखा है, तो अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना है, चाणक्य यानी कौटिल्य, कौटिल्य को विष्णुगुप्त उनका नाम था, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इंडिका को लिखा किसने, मेगास्थनीज ने। कल्हड़ ने लिखा है राजतरंगड़ी को, ठीक है, कल्हड़ ये मतलब कि कश्मीर के लेखक हैं। मेघदूतम को लिखा है अपने कालिदास बाबा ने, कालिदास जी ने लिखा है मेघदूतम रचना को, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और अर्थशास्त्र को लिखा है चाणक्य दादा ने, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चाणक्य जी बड़े विद्वान आदमी थे, इनमें से जो कल्हड़ है वो भी बड़ा विद्वान आदमी था, मेगास्थनीज भी विद्वान था। मेघदूतम के रचयिता तो कालिदास जी बड़े अपार विद्वान थे, और चाणक्य की तो बात ही मत करो आप, ठीक है। तो ये लोग अपने अपने क्षेत्रों में बड़े विद्वान आदमी थे, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो और सेलुकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, तो उसी ने इंडिका पुस्तक लिखी थी इंडिया के बारे में। चंद्रगुप्त के जैन गुरु कौन थे, चंद्रगुप्त के जैन गुरु कौन थे भैया, भद्रबाहु थे, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, यूनानियों ने किसे सैड्रोकाटोस कहा है, सैड्रोकोटस कहा है, किसको कहा है, यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सैड्रोकोटोस कहा है, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र की अगर बात की जाए तो इसका पुत्र था बिंदुसार, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, बिंदुसार था, ओके। इसकी पत्नी थी दुर्धरा और हिलना,
और एक पत्नी और थी चंद्रनंदनी, 3 पत्नी थी इनकी। तो जो हेलेना थी वो सेल्यूकस निकेटर की पुत्री थी। जब सेल्यूकस निकेटर जो धार जाता है तो वो एक प्रकार से शादी कर देता है, मतलब चाणक्य ने बताया कि भाई शादी कर दो, लेकिन हेलेना से जो पुत्र पैदा होगा वो गद्दी पर नहीं बैठेगा। ठीक है, चाणक्य ने पहले ही बता दिया था। तो इसका पुत्र था हेलेना, और चंद्रगुप्त मौर्य से जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसका नाम था जो है जास्टिस उसका नाम था। लेकिन जो ये बिंदुसार था ये दुर्धरा रानी दुर्धरा और चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था। ये बात आप ध्यान, कौन? बिंदुसार। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यूनानी लेखक बिंदुसार को किस नाम से जाना जाता है? तो यूनानी लेखक बिंदुसार, मतलब यूनानी लेखक बिंदुसार को किस नाम से जानते थे? तो यूनानी लेखक जो थे बिंदुसार को अमित्र घात के नाम से जानते थे। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। चाणक्य यानी कौटिल्य के बचपन का क्या नाम था? विष्णुगुप्त नाम था इनके बचपन का नाम। डी ऑप्शन। किसे भारत का मैकियावेली कहा जाता है? भारत का मैकियावेली कौटिल्य को कहते हैं। बी ऑप्शन। वैसे मैकियावेली से काफी विद्वान थे और मैकियावेली से पहले के हैं चाणक्य। ठीक है, तो इनकी तुलना कौटिल्य से करना उतना उचित नहीं है। कौटिल्य की तुलना इनसे नहीं हो सकती है। इनकी तुलना सॉरी, इनकी तुलना कौटिल्य से की जानी चाहिए। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा आड़ू टाइप के होते हैं, मतलब जो एक बार अंग्रेजों ने हमको बता दिया बस वही पढ़ते आ रहे हैं घिसते पिसते, कि समुद्रगुप्त को एक प्रकार से जो है उससे तुलना करते हैं, इसकी उससे तुलना करते हैं। अरे उससे काफी ज्यादा वीर बलवान अपने भारत में थे, उससे तो कभी तुलना नहीं किए। इनकी तुलना उससे करते हो कि उनका ये भारत का, ये भारत का, वो भारत का, ये फलाना धमाका, भारत का कालिदास, ये भारत का शेक्सपियर, ये है वो, दुनिया भर का तुलना होती है। हम देखते हैं तो ये सब हम लोगों की विचारधारा नहीं है। अरे भैया बहुत ज्यादा ज्ञानी भारत में पड़े थे, चरक से लेकर के आर्यभट्ट तक। उनसे तो तुलना आप कभी नहीं करते कि देखे होंगे कि विदेशी इतिहासकारों ने अपने यहाँ के कवियों की तुलना, विद्वानों की तुलना हमारे यहाँ से की हो। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, खूब तुलना तुलना खेलते हैं। तो बिल्कुल खेलना उलना हमारे ख्याल से अब उचित नहीं रहेगा, क्योंकि सभी लोग ज्ञानी हो चुके हैं। सोशल मीडिया का जमाना भी आ चुका है, सभी लोग ज्ञानी हैं और कोई किसी की बात सुनना भी वैसे भी नहीं चाहता है। हालांकि चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो कौटिल्य की तुलना मैकियावेली से नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है कि इसको मैकियावेली के देश वाले में वहां पर इसको पढ़ाया जाना चाहिए कि एक प्रकार से फलाने देश का चंद्रगुप्त है। ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगर पूछ ले तो लगा दीजिएगा। चाणक्य के पिता का क्या नाम था भैया? चाणक्य जी के पिता का नाम क्या था? चणक। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक कौन था? मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक अशोक को माना जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अभिलेखों में अशोक को किस नाम से संबंधित किया गया है? तो अशोक को मतलब कि प्रश्न क्या पूछा गया है, अभिलेखों में अशोक को किस नाम से? देव नाम प्रियदर्शी कहा गया है इसको। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पुराणों से अशोक को किस नाम से जाना जाता है? पुराणों में, तो पुराणों में अशोक को सम्राट अशोक, राजा अशोक और अशोक वर्धन, इन तीनों नामों से जानते हैं। डी ऑप्शन। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने करी थी? देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। चंद्रगुप्त जान करके गुप्त वंश का मत लगा दीजिएगा चंद्रगुप्त को। चंद्रगुप्त मौर्य हैं, मौर्य वंश के। ठीक है, उन्होंने स्थापना करी थी। नंद वंश को पछाड़ करके चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और मौर्य वंश के जो है अंतिम शासक के रूप में कौन था? बृहद्रथ। ठीक है, उसकी हत्या शुंग वंश के पहले शासक पुष्यमित्र शुंग कर देते, उसी का मंत्री था, उसने मार दिया था। तो श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने करी थी भैया? श्रीनगर की स्थापना तो चंद्रगुप्त या अशोक? चंद्रगुप्त, अगर अशोक मिले तो अशोक, नहीं तो चंद्रगुप्त। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अशोक ने कलिंग विजय प्राप्त की थी कब? अशोक ने कलिंग पर विजय कब प्राप्त करी थी? 261 ईसा पूर्व में विजय प्राप्त करी थी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, 261 ईसा पूर्व। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा की दृष्टि से आपके। चले, कामाख्या माता मंदिर जो है, कामाख्या मंदिर भारत के किस आधुनिक राज्य में स्थित है? बताएं। कामाख्या माता मंदिर जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है भैया? तो ये मंदिर स्थित है असम में। और असम में कहाँ पर है? तो असम में गुवाहाटी शहर में स्थित है ये मंदिर। ठीक है, कामाख्या मंदिर। ये देश में 51 शक्तिपीठ है भारत देश में। उन 51 शक्तिपीठों में से एक पीठ ये भी है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में तट मंदिर कहाँ पर स्थित है? तटीय मंदिर। भारत में तट मंदिर या तटीय मंदिर जो है महाबलीपुरम में है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, देवधर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? देवधर स्थित प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राजा पूरनमल ने करवाया था।
इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? अजंता के चित्र क्या चित्रित करते हैं? जातक कथाएं चित्रित करते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित हैं? तो बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। बौद्ध धर्म के जो एक प्रकार से भगवान है महात्मा बुद्ध, उनका एक प्रकार से उनके जन्म से संबंधित है ये जातक कथाएं। अगला प्रश्न है, अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? तो अमृतसर में स्थित जो स्वर्ण मंदिर है इसको सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास जी ने बनवाया था 1577 ईस्वी के आसपास। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो एलोरा में प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माण किसने करवाया था भैया? तो राष्ट्रकूट शासक थे कृष्ण प्रथम, उन्होंने करवाया था। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एलोरा का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है कहाँ पर है? तो ये महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। कहाँ पर है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है एलोरा का जो प्रसिद्ध शिव मंदिर है। ठीक है, इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, मंदिरों की उत्तर शैली किस नाम से जानी जाती है? तो द्रविड़ शैली जो है ये आपकी दक्षिण शैली है। बेसर शैली उत्तर और दक्षिण की मिली हुई शैली कही जाती है मंदिर बनाने की। और ये नागराज नहीं, नागर शैली। ठीक है, नागर शैली। नागर शैली जो है ये उत्तर भारत में मंदिर नागर शैली में बनाए जाते हैं। तो अब आपसे प्रश्न पूछे कि भगवान राम जी का जो अयोध्या में मंदिर बना है वो किस शैली में है? तो नागर शैली में है। ठीक है। अगला प्रश्न, एलोरा के पहाड़ी मंदिर किसने बनवाए? एलोरा के पहाड़ी मंदिर किसने बनवाए थे? तो राष्ट्रकूट शासकों ने एलोरा का पहाड़ी मंदिर बनवाया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, चारमुंडा माता मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो चारमुंडा माता मंदिर जो है ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश में एक जिला पड़ता है कांगड़ा जिला, तो उसी कांगड़े जिले में चारमुंडा माता मंदिर स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले निर्मित सिनगांग किस राज्य में स्थित है? तो भारत में सबसे पहले निर्मित सिंगांग जो है किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। एलोरा की गुफाएं शैलकृत मंदिर किसके हैं? एलोरा में जो गुफाएं हैं शैलकृत मंदिर वो किसके हैं? उसमें हिंदू धर्म की भी मूर्तियां हैं, बौद्ध धर्म की और जैन धर्म की। डी ऑप्शन इन तीनों, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, बेलूर और हेडबिड में निर्मित मंदिर किस शैली या किस शताब्दी के हैं? तो बेलूर और हेडबिड में निर्मित मंदिर जो है 12वीं शताब्दी के हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। ये बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, चले बताने का प्रयास करेंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था? श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने करवाया था भैया? तो चामुंड राय ने करवाया था। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे। चामुंड राय जो थे ये गंगराज वंश के एक प्रकार से सेनापति थे, इन्होंने करवाया था। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ओके, 10वीं शताब्दी के आसपास। अगला प्रश्न, अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? तो अढ़ाई दिन का झोपड़ा जो है एक मस्जिद है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा, अजमेर में स्थित है। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध सिंघवेश्वर मंदिर जो है बिहार के किस राज्य में स्थित है? सिंघवेश्वर मंदिर जो है, सिंघेश्वर मंदिर जो है किस राज्य में है? बिहार के। तो बिहार के मेधपुरा, मतलब बिहार राज्य के मेधपुरा जगह पर स्थित है ये, ध्यान रखेंगे। ये सिंघेश्वर मंदिर जो है श्रृंगी ऋषि ने शिवलिंग की स्थापना की थी यहाँ पर, इसीलिए फेमस है ये श्रृंगी ऋषि। श्रृंगी ऋषि के बारे, श्रृंग ऋषि जो है उन्होंने करी थी। अगला प्रश्न, मोढरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो मोढरा का सूर्य मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है। ठीक है, गुजरात में एक जिला पड़ता है मेहसाणा जिला, तो मेहसाणा जिले के में एक नदी पड़ती है पुष्पा नदी। उसी पुष्पा नदी के किनारे कुछ दूर पर एक मोढेरा नाम का गांव है, उसी मोढेरा गांव में सूर्य मंदिर है, इसीलिए इसको मोढेरा का सूर्य मंदिर बोलते हैं गुजरात में। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? तो भगवान शिव की प्रतिष्ठा में 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं। 12 ज्योतिर्लिंग कौन कौन से हैं? पहला है आपका सोमनाथ लिंग, दूसरा है मल्लिकार्जुन, तीसरा है महाकालेश्वर, चौथा है आपका ओंकारेश्वर, पांचवा है केदारेश्वर, ठीक है, और छठा है आपका भीमेश्वर मतलब भीमशंकर, और सातवां है आपका जो है विश्वेश्वर, और विश्वेश्वर को ही विश्वनाथ कहते हैं, काशी विश्वनाथ, और आठवां है आपका त्र्यंबकेश्वर, नौवां है बैजनाथ, 10वां है आपका नागेश्वर, ठीक है, 11वां है आपका रामेश्वर, और 12वां आपका है घोषमेश्वर। तो इस तरीके से 12 ज्योतिर्लिंग है भगवान शंकर के। अगला प्रश्न है, कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताएं, कश्मीर के मार्तंड मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो लालित्यादित्य मुक्तापीठ ने करवाया था।
कश्मीर का महानतम शासक है ललितादित्य मुक्तापीठ, इसने बनवाया था। मार्तंड मंदिर का निर्माण ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बिहार में प्रसिद्ध मंदरागिरी मंदिर कहाँ अवस्थित है? तो बिहार में जो प्रसिद्ध मंदिर है मंदरागिरी मंदिर, ये कहाँ पर स्थित है? ये बक्सर में स्थित है। बक्सर एक जिला है बिहार का, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है भैया? तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? मीनाक्षी मंदिर जो है मदुरई में अवस्थित है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है, मदुरई यानी तमिलनाडु। ये बैगई एक नदी है, उसी के किनारे तमिलनाडु में एक नदी है बैगई, उसी बैगई नदी के एक प्रकार से किनारे ये मंदिर है, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है, रावण के भाई विभीषण ने किस मंदिर की नींव रखी थी? तो रावण का जो छोटा भाई था विभीषण, जिसने भगवान श्री राम के शरणागत में आया था, तो उसी समय भगवान श्री राम ने एक कहा भी था कि जब सारे बंदर इसको पकड़ करके ले आए और कहा कि इसको मारो भाई, ये तो दुश्मन का भाई है, जब ये आया था तो भगवान राम ने एक वाक्य वहां पर कहा था कि शरणागत को जे तजहि निज अनहित अनुमान, ते नर पावर पाप में तीन बिलोकत हान। ठीक है, तो इस तरीके से उन्होंने कहा था, यानी शरणागत में आया है, भले ही दुश्मन का भाई हो, तो जो है इसको हम भगाएंगे नहीं, इसको रखेंगे। रावण के भाई विभीषण ने किस मंदिर की नींव रखी थी भैया? तो रंगनाथ स्वामी मंदिर की नींव रखी थी, श्रीरंगम। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आमेर के राजा मान सिंह द्वारा निर्मित प्रख्यात बिंदु माधव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो आमेर के राजा थे राजा मान सिंह, उन्होंने बनवाया था वाराणसी में एक प्रकार से बिंदु माधव मंदिर। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। सोमनाथ मंदिर संबंधित है किससे, किस भगवान से? तो सोमनाथ मंदिर जो है भगवान विष्णु से रिलेटेड है, महेश बाबा से। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, सालासर बालाजी मंदिर कहाँ पर स्थित है? सालासर बालाजी मंदिर राजस्थान में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नटराज मंदिर कहाँ पर स्थित है? नटराज मंदिर तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसको थिल्लई नटराज मंदिर भी कहा जाता है, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, परीक्षा में प्रश्न आ सकता है। ओके, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। बढ़िया प्रश्न है, लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? तो लिंगराज मंदिर की नींव जो है डाली थी किसने? ययाति केसरी ने। तो ययाति केसरी, यहाँ पर देखें, यहाँ पर जनजात गलत दिखा, ययाति केसरी, ययाति केसरी ने नींव डाली थी। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। 11वीं शताब्दी के आसपास लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी ययाति केसरी ने। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, किस नगर के निकट जो है पालीताड़ा मंदिर स्थित है? तो पालीताड़ा मंदिर जो है ये भावनगर के आसपास स्थित है, और बता दूं भावनगर जो है गुजरात में पड़ता है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, मामा भांजा मंदिर का कहाँ स्थित है? बताएं, बहुत बढ़िया प्रश्न है। मामा भांजा मंदिर जो है ये जो है छत्तीसगढ़ में है, बारसूर में, बारसूर छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बताएं, बोध गया स्थित प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो बाबा अशोक ने, मतलब इस किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, दक्षिणेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? दक्षिणेश्वर मंदिर जो है कलकत्ता में स्थित है, कोलकाता। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है किसने बनवाया था? महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है इसको पल्लव शासकों ने बनवाया था। पल्लव नरेश थे, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन ने बनवाया था महाबलीपुरम का जो रथ मंदिर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध तिरुपाल मंदिर का कहाँ पर अवस्थित है? तो प्रसिद्ध तिरुपाल मंदिर कहाँ पर है? हम्पी में है, ठीक है। हम्पी आपका कर्नाटक में पड़ता है, ये बात ध्यान रखेंगे, सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, दिल्ली स्थित लोटस टेम्पल किस धर्म से संबंधित है? लोटस यानी जो कमल के टाइप का मंदिर बना हुआ है दिल्ली में, लोटस टेम्पल बड़ा फेमस टेम्पल है, दिल्ली में लोग घूमने जाते हैं, सुंदर लगता है देखने में। तो ये बहाई धर्म से रिलेटेड है, 1986 में बना था, 1986 में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर कहाँ स्थित है? बताएं, राष्ट्रकूटों द्वारा एलोरा पहाड़ियों में निर्मित गुफा मंदिर कहाँ पर स्थित है? औरंगाबाद में। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सांची का महान स्तूप कहाँ पर स्थित है भैया? तो मध्य प्रदेश में स्थित है, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है? तो शैलकृत स्थापत्य का आश्चर्य माना जाता है एलोरा का जो कैलाश मंदिर है उसको। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षिप्त स्तंभ हैं, संगीतमय स्तर निकालते हैं, जो कहाँ पर स्थित है? तो ये कहाँ पर है भैया? हम्पी कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखेंगे।
इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। चलिए प्रश्न है, किस संग्रहालय में कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है, बताएं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछ लिया गया है। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा जाता रहता है। बताइए किस संग्रहालय में जो है कुषाण की मूर्तियों का संग्रह अधिक मात्रा में है। तो कहाँ पर है भैया, मथुरा, मदुरै, मुंबई या दिल्ली, बताएं। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बताइए, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल मथुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन, मथुरा में। अगला प्रश्न, कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की गंधार शैली जो है किसका मिश्रण है, बताएं। तो कुषाण काल के दौरान मूर्तिकला की जो गंधार शैली है, ये भारत ग्रीक शैली, भारत या यूनानी या ग्रीक शैली का मिश्रण है। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है, बताएं। किस वंश में कौटिल्य का वर्णन मिलता है। तो कौटिल्य का वर्णन जो मिलता है कहाँ पर मिलता है, मौर्य वंश में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध थे। गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध थे भैया। तो गुप्त राजवंश की अगर बात करें तो ये साम्राज्यवाद के लिए प्रसिद्ध है, गुप्त राजवंश। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस कुषाण राजा ने संपूर्ण विश्व के स्वामी की उपाधि धारण की थी, बताएं। किस कुषाण राजा ने संपूर्ण विश्व के स्वामी की उपाधि धारण करी थी। तो किसने धारण करी थी भैया, जो है बिम कडफिसस ने धारण करी थी, बिम कडफिसस। देखिए कुड का जो एक प्रकार से कुजुल कडफिसस है, वो कडफिसस प्रथम कहा जाता है। जो बिम कडफिसस है ये कडफिसस सेकंड कहा जाता है। कुषाण वंश के शासक हैं ये सब। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान निम्न में से कौन सी धातु नहीं थी। लोहे का विकास नहीं था, बाकी सबका था, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, नाचती हुई लड़की की मूर्ति कांस्य निम्न में से किस सभ्यता से पाई मिली थी। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से मिली थी। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विक्रमशिला बिहार के संस्थापक कौन थे। विक्रमशिला बिहार के संस्थापक कौन थे। राजा धर्मपाल थे। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वीं शताब्दी में बनवाया गया था इसको, और जो है ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, बताइए। तो नाचती हुई जो मूर्ति मिली है कांस्य की, वो कहाँ से मिली भैया। तो नाचती हुई मूर्ति मिली है सिंधु घाटी सभ्यता से, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। विक्रमशिला बिहार के संस्थापक कौन थे। तो विक्रमशिला बिहार के संस्थापक जो थे वो थे राजा धर्मपाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न, सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है। तो सिंधु घाटी सभ्यता के निवासियों को जानने का मूल स्रोत है वहाँ से जो बर्तन मिले हैं, जो जेवर मिले हैं, जो हथियार मिले हैं, जो औजार मिले हैं, वो उन्हीं सबसे। इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, लोथल जो है किस नदी के किनारे अवस्थित था। लोथल की अगर बात करें तो लोथल जो है भोगवा नदी किनारे स्थित था। लोथल खास करके भोगवा नदी किनारे स्थित था, और ये गुजरात में पड़ता है लोथल। अब ग्रीक बौद्ध शैली किस कला को कहा जाता है। तो ग्रीक बौद्ध शैली गंधार शैली को कहते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका। गंधार शैली का विकास सबसे ज़्यादा कब हुआ। तो गंधार शैली का विकास सबसे ज़्यादा कब हुआ भैया, कुषाण काल में हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन जो है स्पीति घाटी का सबसे बड़ा मठ, स्तूप और लामाओं का धार्मिक प्रशिक्षण केंद्र था। ये बढ़िया प्रश्न आपसे पूछ लिया गया है। प्रश्न क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन जो है स्पीति घाटी का सबसे बड़ा मठ था और स्तूप और लामाओं का धार्मिक प्रशिक्षण केंद्र था इनमें से, बताएं इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बढ़िया प्रश्न है। तांबो मऊ या कुंजी मऊ, या एक प्रकार से कुंजी मठ या तांबो मठ, या नाग याल्मा स्तूप, या क्लेमेंट टाउन स्तूप। निम्नलिखित में से कौन स्पीति घाटी का सबसे बड़ा मठ था। तो वो था कुंजी मठ। ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, कांची मठ की स्थापना कब हुई थी। कांची मठ या कुंजी मठ की स्थापना जो हुई थी 11वीं शताब्दी में हुई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इसका, ठीक है। आदि शंकराचार्य के द्वारा बनवाई गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा।
अगला प्रश्न, सांची का स्तूप का व्यास कितना है? सांची के स्तूप का व्यास की अगर बात की तो 36.5 मीटर इसका व्यास है। ठीक है, ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 21.64 मीटर ऊंचाई है। ठीक है, अशोक ने बनवाया था सांची के स्तूप को, ध्यान रखेंगे। सांची के स्तूप की लंबाई कितनी है? 21.64 मीटर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भरहुत स्तूप किस राज्य में है? तो भरहुत स्तूप जो है सतना जिले में पड़ता है, मध्य प्रदेश में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। इसको भी अशोक ने बनवाया था। भरहुत स्तूप का पता अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। तो कब लगाया था? 1873 में लगाया था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो भरहुत स्तूप मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा स्तूप उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित नहीं है? इनमें से तो उत्तर प्रदेश में कौन सा स्तूप स्थित नहीं है? तो भरहुत स्तूप जो है ये कहाँ पर है? ये सतना जिले में है और मध्य प्रदेश में पड़ता है सतना जिला। ठीक है, तो भरहुत नहीं है। बाकी चौखंभी, रामभर और धामक उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न, रामभर स्तूप की ऊंचाई कितनी है? रामभर स्तूप की ऊंचाई जो है 15 मीटर है। रामभर स्तूप जो है कुशीनगर में स्थित है, उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न, चौखंभी स्तूप का निर्माण कब किया गया था? चौखंभी स्तूप का निर्माण 5वीं शताब्दी में हुआ है। चौखंभी स्तूप का निर्माण जो है वाराणसी से 13 किलोमीटर दूरी पर सारनाथ पड़ता है, वहीं पर स्थित है। ठीक है, चौखंभी स्तूप। अगला प्रश्न, राजस्थान में स्थित थार का मरुस्थल, उसमें कौन सा बालू का स्तूप प्रकार नहीं है? तो बताएं इनमें से। घारोड़ जो है वहाँ पर नहीं पड़ता है, ये यूपी में पड़ता है। बाकी तारा, पैराबोलिक और बरखान ये सब राजस्थान के थार मरुस्थल में बनते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सारनाथ स्तूप कहाँ पर स्थित है? बताएं। बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सारनाथ स्तूप आप सभी को पता होगा कहाँ पर है भैया? वाराणसी जिले में स्थित है। कहाँ पर? बनारस में, उत्तर प्रदेश के बनारस। ऑप्शन नंबर इसका, तो यहाँ पर बनारस कर लेंगे, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, सारनाथ स्तूप उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सारनाथ स्तूप जो है उत्तर प्रदेश के किस जिले में है भैया? तो सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। कहाँ पर है? बनारस, वाराणसी, काशी। सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, भगवान बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में ही दिया था। सी ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस राज्य में फोडोंग बौद्ध मठ स्थित है? फोडोंग बौद्ध मठ जो है सिक्किम में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सारनाथ में स्थित कौन सा स्तूप का निर्माण मौर्य सम्राट मतलब कि महान मौर्य सम्राट अशोक ने किया था, या भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक था? तो कौन सा इनमें से है? तो सारनाथ में स्थित है इनमें से धामेख, धामेख स्तूप। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने स्वयं करवाया था। सी ऑप्शन। सारनाथ स्तंभ का चक्र निम्न में से किसको इंगित करता है? सारनाथ स्तंभ का चक्र जो है प्रगति को एक प्रकार से इंगित करता है। किसको? प्रोग्रेस को, प्रगति को। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? कौन सा स्थान गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं भैया? देखिए, पावापुरी जो है गौतम बुद्ध से रिलेटेड नहीं है, ये महावीर स्वामी से रिलेटेड स्थान है। बाकी कुशीनगर, सारनाथ और बोध गया ये गौतम बुद्ध से ही रिलेटेड है। अगला प्रश्न, धामेक स्तूप किस स्थान पर स्थित है? धामेक स्तूप जो है ये सारनाथ में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भरहुत स्तूप जो है किस धर्म से संबंधित है? भरहुत स्तूप जो है बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण किसने किया था? तो सांची में जो है स्थित, प्रश्न क्या है? सांची में स्थित बौद्ध स्मारकों का निर्माण मौर्य वंश के शासकों ने किया था। बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, बौद्ध संरचना धामेक जो है स्तूप कहाँ पर है? धामेक स्तूप जो है सारनाथ में है। सी ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा इसका, ए ऑप्शन। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक कौन था? धर्मपाल थे विक्रमशिला बिहार के संस्थापक। सी ऑप्शन। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, नागर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? बताएं। नागर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई भैया? फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे, बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। नागर शब्द की उत्पत्ति जो हुई है किस शब्द से हुई है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। नागर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो किस शब्द से हुई है? नगर शब्द से हुई है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, शिल्पकारों तथा शिल्प शास्त्र के अनुसार नागर मंदिरों में कितने अंग हैं? नागर मंदिरों में जो है 8 अंग होते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8 अंग वो कौन कौन से होते हैं? पहला होता है मूल आधार, दूसरा होता है मसूरक, तीसरा होता है जंघा, चौथा होता है कपोत जिसको कार्निस कहते हैं, पांचवा होता है शिखर, छठा होता है ग्रीवा। ग्रीवा मतलब शिखर का जो ऊपरी भाग होता है उसी को ग्रीवा कहते हैं। अगला है आपका जो है सातवां है आपका वर्ता मतलब कि वर्तुलाकार, ठीक है, आमलक।
जिसको मतलब कलश के नीचे वाला जो स्थान होता है उसी को वर्तुलाकार आमलक बोलते हैं। और 8वां होता है कलसा, जो ऊपर रखा जाता है। तो ये 8 होते हैं। नागर मंदिर के अंग हैं। नागर मंदिर के देखिए मूल आधार, जंघा, मसूरक, ये सब एक प्रकार से इसके आधार हैं। डी ऑप्शन इसके तत्व हैं नागर मंदिर के। ठीक है। मसूरक का मतलब होता है नींव और दीवार के बीच का जो स्थान है वही वही एक प्रकार से मसूरक कहा जाता है। जंघा जो है, जो दीवारें होती हैं मंदिर की, वो जंघा कही जाती हैं। अगला प्रश्न, नागर शैली से संबंधित मंदिर निम्न में से है। नागर शैली से संबंधित मंदिर इनमें से कौन सा है? नागर शैली उत्तर भारत की शैली है। तो बेसिकली जो कदरिया, मतलब कि जो एक प्रकार से कदरिया महादेव महादेव का मंदिर है, लिंगराज मंदिर है जगन्नाथपुरी में जो मंदिर है। ठीक है। जगन्नाथपुरी का मंदिर उड़ीसा में है, तो और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है। ठीक है। इसके अलावा खजुराहो में है कदरिया महादेव का मंदिर। तो ये सब नागर शैली के मंदिर हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, नागर शैली के अधिकांश मंदिरों में निम्नलिखित में से क्या होता था? नागर शैली के अधिकांश मंदिरों में गर्भगृह, शिखर और मंडप, ये तीनों है। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मंदिर निर्माण के प्रमुख शैलियां हैं। मंदिर निर्माण की प्रमुख शैलियां कौन सी हैं? द्रविड़ शैली, नागर शैली और बेसर शैली। बेसिकली जो नागर शैली उत्तर भारत में फेमस है, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत के जो मंदिर बने द्रविड़ शैली में रामेश्वरम वाले मंदिर। बेसर शैली मतलब दोनों की मिक्सचर वाले मंदिर जो होते हैं, द्रविड़ और नागर के दोनों को मिला करके, तो बेसर शैली हो जाती है। वैसे बेसर जो है खच्चर को कहा जाता है, जो घोड़े और गधे की मिली जुली प्रजाति होती है, तो इसीलिए इसको मिक्सचर बोलते हैं। बेसर माने होता है मिक्सचर। अगला प्रश्न, मशहूर लिंगराज मंदिर किस शहर में स्थित है? बताएं। मशहूर लिंगराज मंदिर जो है भुवनेश्वर में है। ठीक है। ययाति केसरी ने बनवाया था। ठीक है। सोमवंश के राजा थे ययाति केसरी। उड़ीसा में पड़ता है भुवनेश्वर मंदिर। ठीक है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। मतलब भुवनेश्वर में पड़ता है लिंगराज मंदिर, उड़ीसा के भुवनेश्वर शहर में। अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनवाया था? अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने करवाया था भैया? तो किसने करवाया था? नींव इसकी रखी थी रामदास जी ने। ठीक है। रामदास जी ने नींव रखी थी। और पूरा का पूरा किसने बनवाया था इस मंदिर को? तो अर्जुन देव ने बनवाया था। अर्जुन देव 5वें गुरु हैं सिख धर्म के, और चौथे गुरु हैं रामदास जी। रामदास जी ने इसकी नींव डलवाई थी। और बनवाया था किसने? अर्जुन देव ने। ये बात दोनों ध्यान रखिएगा। 1604 ईस्वी में इन्होंने बनवाया था, पूरा पूरा किया था इस मंदिर को। ठीक है। तो अगर अमृतसर स्थित स्वर्ण मंदिर किसने बनाया था, तो किसने बनाया था? तो अर्जुन देवा भी आप लगा सकते हैं, रामदास भी लगा सकते हैं। नींव डलवाई थी अगर पूछेगा तो रामदास लगा देंगे, अर्जुन देव भी लगा सकते हैं इसका। ठीक है। दोनों में से कोई एक हो सकता है। अगला प्रश्न, कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध किस राज्य से है? बताएं। तो कांगड़ा चित्रकला शैली का संबंध जो है हिमाचल प्रदेश से, हिमाचल प्रदेश का जिला होता है कांगड़ा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गुजराती चित्रकला शैली में निम्न किस प्रकार के चित्रों की प्रधानता रहती है? तो गुजराती चित्रकला शैली में प्राकृतिक रचनाओं का एक प्रकार से बोलबाला रहता है, वहाँ पर प्राकृतिक रचनाएं बनाई जाती हैं। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। राजस्थान में मूर्ति शिल्प का इतिहास आज से लगभग कितना वर्ष पुराना है? लगभग 4500 वर्ष पुराना है, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न, केरल के राजा रवि वर्मा प्रसिद्ध थे। केरल के राजा रवि वर्मा क्यों प्रसिद्ध थे भैया? चित्रकार थे वो, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। नंदलाल बोस ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है? नंदलाल बोस ने चित्रकला के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे, बढ़िया प्रश्न है। चलिए, प्रश्न है, परशुरामेश्वर मंदिर कब बनवाया गया था? परशुरामेश्वर मंदिर जो बनवाया गया था, परशुरामेश्वर मंदिर, ये कब बनवाया गया था? 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, मतलब 7वीं शताब्दी ईस्वी में बनवाया गया था। लगभग 650 ईस्वी के आसपास परशुरामेश्वर मंदिर बना था। नागर शैली का ये एक प्रसिद्ध मंदिर माना जाता है। अगला प्रश्न, ब्रह्मेश्वर मंदिर कब बनाया गया था? तो ब्रह्मेश्वर मंदिर जो है 1060 के आसपास बना है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। कोणार्क का सूर्य मंदिर का निर्माण कब हुआ था? तो कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण कब हुआ था भैया? 1250 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? गंग शासक नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वीं शताब्दी में बनवाया था, ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा। अगला प्रश्न, जगन्नाथ मंदिर एक महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर है जो विष्णु भगवान के एक रूप से, मतलब एक रूप में है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो जगन्नाथ मंदिर जो है वो हिंदू धर्म का बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। ये उड़ीसा राज्य में है, उड़ीसा के पुरी जिले में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जगन्नाथ मंदिर किसने बनवाया था? जगन्नाथ मंदिर को बनवाया था गंग वंश के शासक अनंत बर्मन चोडगंग ने। यहाँ पर आपको नहीं दिया गया तो सी डी ऑप्शन लगा देंगे। अनंत बर्मन चोडगंग ने इस मंदिर को बनवाया था, गंग वंश के शासक थे। अगला प्रश्न, जगन्नाथ पुरी में
पूजे जाने वाले देवता नहीं हैं इनमें से। जगन्नाथ मंदिर में जगन्नाथ जी की पूजा होती है, बलभद्र की और सुभद्रा की, इन तीनों की पूजा होती है, इंद्र की पूजा नहीं होती। तो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। लिंगराज मंदिर स्थित है, लिंगराज मंदिर कहाँ पर स्थित है भैया? लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर उड़ीसा में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। लिंगराज मंदिर किसको समर्पित है? भगवान शंकर को। ए ऑप्शन, शिव भगवान की पूजा होती है, बाबा भोलेनाथ की। लिंगराज मंदिर किस शैली का सर्वोच्च उदाहरण है? लिंगराज मंदिर जो है कलिंग शैली का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है, कलिंग वास्तुकला में मंदिर कितने भाग में बटे होते थे? तो मंदिर के कितने भाग होते थे कलिंग शैली में? कलिंग शैली कलिंग वास्तुकला में मंदिर के 2 भाग होते थे। कौन कौन से 2 भाग होते थे? एक शिखर और एक गर्भगृह। तो अगला प्रश्न यही है कि कलिंग वास्तुकला में मंदिर के भाग होते थे, शिखर और गर्भगृह दोनों। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा, दोनों। अच्छा पूछे, कलिंग वास्तुकला जो है ये कलिंग में कितनी शैली फेमस थी? वास्तुकला की कितनी शैलियां हैं कलिंग की? तो कलिंग वास्तुकला की 3 शैलियां हैं। कौन कौन सी? रेखा देवला शैली, पीधा देवला शैली और खाखरा, ठीक है, खाखरा देव शैली। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, पल्लव काल से रिलेटेड प्रश्न है। बताएं, पल्लव काल के दौरान निर्मित स्थल मतलब निर्मित सप्तरथ मंदिर कहाँ स्थित हैं? तो ये कहाँ पर है भैया? महाबलीपुरम। महाबलीपुरम आपका तमिलनाडु में पड़ता, तो वहीं पर है, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पल्लव शासक गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का समकालीन था? बताइएगा, सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे फटाफट से। निम्नलिखित में से कौन सा कौन सा पल्लव शासक गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त का समकालीन था? तो विष्णु गोप्पा जो थे समकालीन थे उनके। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन से, पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो पल्लव राजा महेंद्र वर्मन प्रथम जो था ये किसके द्वारा पराजित किया गया था? पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, ठीक है। चालुक्य वंश के शासक थे पुलकेशिन द्वितीय और पल्लव शासक थे महेंद्र वर्मन प्रथम, दोनों के बीच में युद्ध हुआ, ठीक है। 618-619 के आसपास कांची के जो है पुलपुर में युद्ध हुआ था, ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय विजयी हुआ और महेंद्र वर्मन प्रथम को पराजित किया था पुलकेशिन द्वितीय ने। अगला प्रश्न, महेंद्र वर्मन प्रथम किस राजवंश से संबंधित था जिसे पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था? तो पल्लव वंश से संबंधित था ये, ठीक है, महेंद्र वर्मन प्रथम। अगला प्रश्न, दक्षिण भारत के में वास्तुकला की जो है द्रविड़ शैली की शुरुआत किसके साथ हुई थी? तो बताएं, दक्षिण भारत में वास्तुकला की जो द्रविड़ शैली है इसकी शुरुआत पल्लव शासकों से होती है। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। महेंद्र वर्मन प्रथम जो था उसी के शासनकाल में मंदिर बनने शुरू होते हैं। अगला प्रश्न है, पल्लवों ने अपना शासन कब प्रारंभ किया? तो पल्लवों ने अपना शासन प्रारंभ किया था 4वीं शताब्दी में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। संस्थापक थे सिंह विष्णु पल्लवों के, ये बात आप ध्यान रखेंगे पल्लव वंश के। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन एक पल्लव शासक था? पल्लव शासक इनमें से कौन थे? महेंद्र वर्मन जो थे एक पल्लव शासक थे, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चोल राजा मतलब कि राजा राज प्रथम जो थे चोल वंश के थे। कुमार गुप्ता की बात की तो गुप्त वंश के हैं कुमार गुप्त। अगला प्रश्न, राजशेखर वर्मा किस वंश के संस्थापक थे? मतलब संस्थापक थे, बताएं। राजशेखर वर्मा जो है ये पेडलम वंश के संस्थापक थे। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, पल्लव वंश का कौन सा राजा संस्कृत नाटक भी लिखा करता था? तो पल्लव वंश के जो राजा थे महेंद्र वर्मन प्रथम, ये एक प्रकार से संस्कृत में नाटक भी लिखे हैं। इन्होंने एक नाटक लिखा, उसका नाम है मत्त विलास प्रहसन, तो ये बात ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न, किस पल्लव शासक ने, प्रश्न बढ़िया, एक प्रश्न पूछा गया है कि किस पल्लव शासक ने के शासनकाल में पल्लवों और चालुक्यों के बीच संघर्ष प्रारंभ हो गया था? तो महेंद्र वर्मन प्रथम के से ही शुरू हो गया था पल्लव और चालुक्यों में संघर्ष। ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कांची का विख्यात कैलाश नाथ मंदिर किसने बनवाया था? तो कांची का विख्यात कैलाश नाथ मंदिर का निर्माण नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। पल्लव वंश के शासक है नरसिंह वर्मन द्वितीय, ध्यान रखेंगे। मत विलास प्रहसन का लेखक कौन था? तो ये महेंद्र वर्मन प्रथम थे। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। ये बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। चलें, प्रश्न है, किन शासकों ने के राज्यकाल में अजंता और एलोरा की गुफा चित्रकला विकसित हुई? बताएं। अजंता और एलोरा की जो गुफा का चित्रकला विकसित हुई है वो एक प्रकार से किन शासकों के काल में हुई है? राष्ट्रकूट शासकों के काल में हुई है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं भैया? तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो किस राज्य में है? महाराष्ट्र में स्थित हैं, ठीक है। महाराष्ट्र के कहाँ पर? महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में अजंता गांव है, वहीं पर अजंता की गुफाएं स्थित हैं, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे, एलोरा और अजंता की गुफाएं वहीं पर हैं। आपको बता दूं 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर में शामिल किया अजंता और एलोरा की गुफाओं को, ये बात ध्यान रखेंगे।
अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं निम्नलिखित में से किससे जुड़ी हुई हैं? तो अजंता की गुफाएं जो है जातक कथाओं से जुड़ी हुई हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? बताइए कौन सा युगम सुमेलित नहीं है? देखिए बुर्ज होम संस्कृति झेलम घाटी में, बिल्कुल ठीक है। गणेश्वर संस्कृति उत्तरी पूर्वी राजस्थान से संबंधित है, ये भी ठीक है। जोरवे संस्कृति महाराष्ट्र से संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। आहड़ संस्कृति बेसिकली ये राजस्थान से रिलेटेड है, आहड़ नदी से, मध्य प्रदेश से नहीं, तो यही आपका गलत है इसका, यानी प्रश्न के हिसाब से यही सुमेलित नहीं है, डी वाला। अगला प्रश्न है, बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदाड़ो में किस रूप में मिलती है? तो बैल की प्रसिद्ध आकृति मोहनजोदाड़ो में किस रूप में मिलती है? तो टेराकोटा शिल्प के रूप में मिलती है, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भीमबेटका गुफाएं अपनी किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो भीमबेटका जो गुफाएं हैं वो किसके लिए प्रसिद्ध हैं? शैल चित्रकला के लिए प्रसिद्ध हैं, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये बात आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। भीमबेटका की गुफाएं जो है एमपी जिले के यानी मध्य प्रदेश जिले के रायसेन जिले में स्थित हैं, ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। और भीमबेटका की गुफाओं को भी विश्व धरोहर में शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा 2003 में। आगे देखेंगे, प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला किस तरह मतलब किस सतह पर बनाई गई है? प्रागैतिहासिक भारतीय चित्रकला जो है चट्टानों पर बनाई गई है, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अजंता चित्रों का मूल विषय क्या है? तो अजंता चित्रों का मूल विषय है बुद्ध चरित्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सित्तलवासल की गुफाएं किस प्रदेश में हैं? सित्तलवासल की गुफाएं जो है तमिलनाडु के पुदुकोट्टई नाम के जिले में पड़ती हैं, सित्तनवासल नाम का गांव है, वहीं पर ये गुफाएं मिलेंगी, ठीक है, तमिलनाडु, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है भैया? तो पश्चिम क्षेत्र की है, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पाल पोथी किस चित्र पर बनाए गए थे? बताएं, पाल पोथी किस चित्र पर बनाए गए थे? तो ताल पत्रों पर, ये ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। पाल चित्रकला किस प्रदेश की चित्रकला है? तो पाल चित्रकला जो है बंगाल की चित्रकला है, ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, पाल पोथी चित्रों का विषय क्या रहा है? तो पाल पोथी चित्रों का विषय रहा है बुद्ध का जीवन चरित्र, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रेम आख्यानों का चित्रण किस शैली में हुआ है? तो प्रेम आख्यानों का चित्रण मारवाड़ शैली में आपको मिलेगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आगे देखेंगे, गंधार कला का विकास किस राजवंश के अंतर्गत किया गया था? बताएं, बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। गंधार कला का जो विकास हुआ है, फटाफट से आप बताएंगे, गंधार कला का जो विकास हुआ है वो कुषाण राजवंश के अंतर्गत माना जाता है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बेंगी कला परंपरा को किस रूप में जाना जाता है? बेंगी कला परंपरा को किस रूप में जाना जाता है? अमरावती कला परंपरा के रूप में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्तियां कहाँ पे स्थित हैं? विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्तियां कहाँ पर स्थित हैं भैया? तो विश्व प्रसिद्ध खजुराहो की मूर्तियां स्थित हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थित है? फटाफट से आप बताएंगे, साबरमती आश्रम कहाँ पर है भैया? तो गुजरात में स्थित है, ठीक है, साबरमती आश्रम, ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर, गुजरात में स्थित साबरमती आश्रम। जो विश्व में मतलब जो खजुराहो की मूर्तियां हैं कहाँ पर है भैया? तो छतरपुर में है, मध्य प्रदेश के छतरपुर में। आपको अगर याद होगा छतरपुर का फेमस किसने किया? छतरपुर को किसने? खजुराहो की मूर्तियों ने तो फेमस ही किया। इसके अलावा बाबा बागेश्वर नाथ जो है धीरेन्द्र के शास्त्री बाबा, तो उन्होंने वो भी वहीं पर उनका आश्रम है, ठीक है, जो है बागेश्वर धाम है सरकार, मध्य प्रदेश छतरपुर में। आगे देखेंगे, अजंता एलोरा की गुफाएं कहाँ पर अवस्थित हैं? अजंता एलोरा की गुफाएं महाराष्ट्र में हैं, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, निम्न में से कौन सा लुप्त मोम तकनीकी का एक उदाहरण है? बताएं, दाढ़ी वाला पुजारी, पुरुष की आवच्छ मूर्ति या देवी माँ, या नृत्य करती हुई युवती? तो लुप्त मोम तकनीकी का उदाहरण है नृत्य करती हुई युवती, ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर होगा। आगे देखेंगे, मथुरा कला शैली में निम्नलिखित में से भगवान बुद्ध की मूर्तियाँ यानी इमेज मुख्यतः किस मुद्रा में बनाई गई हैं? तो अभय मुद्रा में बनाई गई हैं, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बामियान बुद्ध किस स्कूल की कला का एक उदाहरण है? बामियान बुद्ध की किस मतलब बामियान जो है बुद्ध किस स्कूल की कला का एक प्रसिद्ध उदाहरण है? तो गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स, गंधार स्कूल ऑफ आर्ट्स, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, प्रारंभ में गंधार कला विश्वविद्यालय मतलब प्रारंभ में गंधार कला विद्यालय किससे प्रभावित था? तो ये किससे प्रभावित था भैया? ये ग्रीको रोमन से प्रभावित था, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न, मथुरा कला शैली का चरमोत्कर्ष काल किस वर्ष में हुआ था? तो मथुरा कला का चरमोत्कर्ष काल जो माना जाता है
वो कुषाण काल को माना जाता है, कुषाण काल में शुरू हुआ और मौर्य काल में आप देखते हैं और भी अपने चरम पर था ये। तो कुषाण काल से शुरू होता है, चरमोत्कर्ष किस काल में हुआ था? तो कुषाण काल में हुआ था। उसके बाद में फिर गुप्त काल में भी आपको देखने को मिलता है। अगला प्रश्न कुषाण काल, तो इसका लगेगा क्या ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका? गुप्त या कुषाण? तो कुषाण काल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न कुषाण कालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह निम्न में से किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो कुषाण कालीन कला का सर्वश्रेष्ठ संग्रह जो है वो किस संग्रहालय में सुरक्षित है भैया? किस संग्रहालय में सुरक्षित है, फटाफट से आप बताएंगे। तो मथुरा संग्रहालय में सुरक्षित है, इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों ने बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया और लगभग 150 से अधिक ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को मैंने इस वीडियो के माध्यम से बताया, तीव्र गति से मैंने चर्चा करी। तो अगर आपको पसंद आया है वीडियो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं लगातार आपको देता रहता हूं, ठीक है। और बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, समझा और परखा। वीडियो को लाइक करिए। और एक बात और, आप हमको इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। शुक्ला स्टडी पॉइंट के 2 और चैनल भी छोटे छोटे हैं, को करिकुलर मास्टर, जिस पर आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज़ आपको मिलेंगी। इसके अलावा BA क्रैकर और को करिकुलर मास्टर 2 चैनल ये हैं, और शुक्ला स्टडी पॉइंट जिस पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो आप इन सभी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, ठीक है। और लाइक ज़रूर कर दिया करो, ताकि मेहनत जो है सफल हो मेरी, और मुझे पता चले कि भाई आप लोगों तक सारे कंटेंट जो है वो सही सलामत पहुंच रहा है, आपको पसंद आ रहा है कि नहीं पसंद आ रहा है। आपके लिए मैं मेहनत करता हूं, कल आपकी परीक्षा लगी हुई इसके लिए, तो मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करी, तो या क्या मेहनत जो है मेरी सफल जा रही है? तो आप लोग कमेंट करके बताओ। और सभी दोस्तों को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हो भाई, सब्सक्राइब बढ़ ही नहीं रहा है, ठीक है। सब्सक्राइब करवाओ सभी दोस्तों से अपने, आपके घर में जितने फ़ोन हैं सभी से सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। धन्यवाद।